देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो देखो फाइनल अकाउंट्स का जो पीडीएफ मैंने दिया था कि नहीं लास्ट दिन, मुझे याद नहीं है। लास्ट दिन तो करंट नहीं था तो क्लास नहीं ले पाए थे, क्लास शेयर किए थे। तो मैंने जो पीडीएफ लिया हुआ है, ईयर में जितना सारा क्वेश्चन आया है तो 2016 के सिलेबस के हिसाब से वही लिया हुआ है। अगर पीडीएफ मैंने नहीं दिया ना तो एक बार मेरे से बाद में एक बार मांग लो, ठीक है, हम दे देंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उस वाले वीडियो में, मतलब जो क्लास शेयर किया तो वहां पर डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग बाकी 4 क्वेश्चन, इसमें बच रहा है 6 क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये वहां पर डिस्कस किया हुआ नहीं है तो ये वाला कर रहे हैं। देखते हैं चारों क्वेश्चन अगर हो जाए तो अच्छा है। आज हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल्स मतलब क्या चीज पूरा ही करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में इसे टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है तो उसको अवॉइड कर देंगे। लेकिन पेज छोड़ दो अपने कॉपी में, बाद में उसको प्रेजेंटेशन के साथ कर लेना। अभी पेंसिल से लिख लेना पड़ेगा, जहां जहां हम नोट्स टू अकाउंट्स की जगह वहीं पर लिखेंगे वहां पेंसिल से लिख दो, बाद में रब कर लो और उसका पूरा नोट्स जो है बना लो, ठीक है। और अगर कुछ बहुत जरूरी नोट्स होगा तो वो हम भी बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही जगह पे नहीं बनेगा तो फिर उतना मतलब छोटा स्पेस रहेगा ना। देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना टाइम बच जाएगा उस हिसाब से करेंगे। तो पहला देखो इलास्ट्रेशन 4। अब मुझे याद तो नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया था, मतलब कौन से ईयर में आया था, बट ईयर का है इतना मुझे पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है एलिक्सिर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2016 का। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, शेयर कैपिटल में 12% बैंक लोन लाइबिलिटी में जाएगा। फर्नीचर एसेट है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में जाएगा, मशीन टेंजिबल में जाएगा, बिल्डिंग टेंजिबल में जाएगा। और अगर इसका डिप्रिसिएशन है तो वो पीएल में जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सॉरी पीएल मतलब पीएल में डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में जाएगा, जो हम लोगों ने याद किया था सीपीसीएफडीओ, जहां पर डी डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, अगर नीचे इसके डेप्रिसिएशन के बारे में दिया हुआ है तो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये कहाँ पर आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट है, ठीक है। ये अपना हेड अलग ही होता है इसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही आ जाएगा। सेल्स जो है वो आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम अर्निंग, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, नेट सेल्स लिखना पड़ता है। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कहां पर जाएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सोचो ये तो अर्निंग है, ये कहां पर जाएगा, सीपीसीईएफडीओ कहां पर जाएगा, ये अदर इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये तो इनकम है तो अदर इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये कहां पर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा, मतलब सीपीसीईएफ एफ में जाएगा। परचेज, परचेज कहां पर चला जाएगा, सीपीसीपी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज रिटर्न हम लोग लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक जो है ये आ जाएगा चेंज इन स्टॉक में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में, तो ये ओपनिंग वहां पर लिखेंगे, क्लोजिंग का इन्फॉर्मेशन नीचे मिल जाएगा। डिस्काउंट डेबिट साइड दिया हुआ है तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड जो है ये अदर एक्सपेंसेस में भी हम लोग दे सकते हैं, और एक ऑप्शन भी है जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस ये चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। ट्रेड रिसीवेबल्स ये डेटर है, ये एसेट में जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में एसेट में, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल बोल के जाएगा। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल बोल के चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। बैड डेट लॉस है, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरी ये भी अदर एक्सपेंस नहीं, सैलरी जाएगा इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ऑडिट फीस जो है, ऑडिटर कभी भी कंपनी का जो है इम्प्लॉय नहीं होता है, इसी वजह से ये ऑडिट करने का जो ऑडिटर को फीस जाता है वो चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। कैश एट बैंक एंड इन हैंड ये चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दो जगह पे जाएगा, जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं वो दो जगह पे जाते हैं। एक तो ये चला जाएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में, एक बैलेंस शीट में चला जाएगा। इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन एक बार लेस होके बैलेंस शीट में बैठेगा, लेस होके फिर बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू बताएगा, और एक बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट चला जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में ये ऐड करके दिखाएंगे इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, और अदर करेंट लाइबिलिटी में इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ट्रेड रिसीवेबल include a sum of 25,000 due from Mr. B Reddy and trade payable include 15,000 due to him। तो ये एक म्यूचुअल सेटअप होगा, क्योंकि देखो ऐसा एक कस्टमर है, कस्टमर भी है और ये मतलब क्या बोले इसको, डेटर भी है क्रेडिटर भी है। देखो ट्रेड रिसीवेबल मतलब 25,000 जो है मिस्टर बी से मिलने वाला है, बी रेड्डी से, और इनको देना पड़ेगा 15,000, तो बेसिकली कंपनी को ही इनसे 10,000 मिलेगा। अगर हम लोग म्यूचुअल सेटअप कर लेते हैं तो कंपनी से इसको
मतलब 10,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि ये डेटर का बैलेंस यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। तो जिसको जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रेडिटर से 15,000 कम कर देंगे, क्योंकि उनको 15,000 नहीं देंगे, क्योंकि उनसे तो 25,000 मिलने वाला है। तो बोलेंगे आप आपसे तो मुझे 25,000 मिलेगा, तो 15,000 क्यों दे, 15,000 क्रेडिटर कम कर देंगे, और उधर से 15,000 का डेटर जो है वो भी एडजस्ट कर देंगे, बाकी बच जाएगा। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, ये जो हम लोग क्रिएट करेंगे ये बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दिखेगा, और जो अमाउंट हो रहा है पीवीडीडी का वो पीएल में चला जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। प्रोवाइडेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स बोल के लेस करके दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें पैट मिल जाएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ए बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ये हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला। एक एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहता है। ये देखो 12 लिखा हुआ है, 12 मार्क्स का, ये मैंने इंस्टीट्यूट से के साइट से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ के तो मैंने बता दिया क्या क्या है। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे। नाम क्या है, नाम है ELIXIR लिमिटेड, कंपनी का नाम है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पर पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग पीएल बनाएंगे, इसी फॉर्मेट में ही करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ईयर क्या था 2016। मेन मेन जो भी डेटा होता है वो पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक बार तो रीड किया है बट याद तो नहीं है सारा चीज क्या क्या है, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शेड्यूल नंबर, एक्चुअली नोट्स नंबर, शेड्यूल नहीं, यहाँ पर लिखा जाता है नोट्स नंबर, जो कि हम लोग नहीं बनाएंगे फिलहाल, लेकिन जगह रख दो, बाद में जरूर बना लेना है। नोट्स नंबर का इतना जगह नहीं चाहिए हमको। ये मतलब ऐसे ही होगा देखने में, पतला सा, यहाँ पर जस्ट 1 2 3 4 ये नोट्स हमें लिखते जाना है। अच्छा, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मेनली जो हेडिंग होगा वो तो फिक्स्ड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर पॉइंट 1 दे देते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये सब तो कॉमन है, क्योंकि कैपिटल तो रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और था भी एकदम स्टार्टिंग में भी दिया हुआ भी था। पॉइंट 1 शेयर कैपिटल, ये सब अपने हिसाब से 1A हम लोग चूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल ये रहेगा ही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा ही रहेगा, बाकी तो देखना पड़ेगा क्या क्या डेटा है। रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, ये तो मेन हेड होता ही है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या है वो देखना पड़ेगा, एक बार जस्ट हम गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या है। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल मिल गया, बैंक लोन मिल गया, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी मिल गया। इधर नॉन करेंट सॉरी सेल्स है, ये तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट ये भी नहीं आएगा। परचेस रिटर्न, क्रेडिट साइड चेक करने से पता चल जाएगा कि हम लोग का नॉन करेंट, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है, यहाँ पर सिर्फ एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो लोन है उसको हम लोग बोलेंगे बोरोइंग बोला जाता है। सबका हेडिंग का नाम जो है, हेडिंग सब हेडिंग वो तो हमें याद करना पड़ेगा ना। तो बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया। अच्छा, इसके बाद करंट लाइबिलिटी,
इसके बाद हम करंट लायबिलिटी इसलिए लिख ले रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं टॉपिक, क्योंकि क्रेडिट साइड में बस यही एक था। तो करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी में एक कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी था, ये मुझे दिखा था, मतलब अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो अदर करंट लायबिलिटी में जाके रह जाता है, ऐड हो जाता है। अब क्रेडिट साइड चेक करते हैं, ट्रेड पेबल है, मतलब ये तो ट्रेड पेबल नाम पे ही आ जाता है, ट्रेड पेबल हो जाएगा। और क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट है नहीं, सेल्स बैलेंस शीट का पार्ट है नहीं। इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो इधर हम लोग को एक आउटस्टैंडिंग दिखा था, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी में दो चीज तो मुझे दिख रहा है, एक ट्रेड पेबल आएगा, एक अदर करंट लायबिलिटी आएगा, और क्योंकि टैक्स दिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, तो ये भी लिख लेते हैं, ये तीन चीज आ जाएगा। तो ये तीन चीज लिख लेते हैं, पहला है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। सेकंड आ जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी, जिसमें मैंने एक देखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदर करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और सी नंबर पे लिख देते हैं शॉर्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि टैक्स जो होता है उसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाता है, वो अमाउंट जो टैक्स पेड होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है। अच्छा, अब और मुझे नहीं लगता है लाइबिलिटी साइड में कुछ भी होगा, तो लाइबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर एसेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसेट्स में क्या क्या लिखेंगे, एसेट्स में लिख लेते हैं, एसेट्स का भी मेनली दो ही पार्ट होता है, एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट बहुत सारा ही था, यहाँ पर हम लोगों का बिल्डिंग था, ये क्या बोलते हैं उसे, मशीन वगैरह था। तो नॉन करंट एसेट में मेन जो हेडिंग होता है, यहाँ पर तो हम लोग बिल्डिंग ये सब नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर डिटेल्स इस तरह से तो नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लाइक गुडविल, पेटेंट, ये सब तो कुछ नहीं था। तो फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इसके अंडर ऐसे करके लिख देते हैं टेंजिबल। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल। अच्छा, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक जरूर था। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक था, ये नॉन करंट एसेट में ही आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बी लगा देते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एसेट साइड में बार बार ये वाला क्या, ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, ये रहा, 2 लाख, ये आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट में ये एक आ जाएगा। अच्छा, फिर पॉइंट टू लिख लेते हैं करंट एसेट, क्योंकि और कोई नॉन करंट एसेट है नहीं, चेक करके देख सकते हैं हम लोग, और कोई नॉन करंट एसेट क्यों नहीं है। एसेट साइड में देखेंगे, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल फिक्स्ड में आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया। सेल्स रिटर्न नहीं होता है, यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी इनका मतलब ये पीएल का पार्ट हो गया, परचेज इज ऑल्सो पीएल का पार्ट, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, डिस्काउंट, कैरेज, रेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट, सैलरी, ऑडिट, ये सब तो कुछ नहीं आएगा। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम पे आएगा, और ट्रेड रिसीवेबल नाम पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। करेंट एसेट हेडिंग बनाएंगे, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में पहला ट्रेड रिसीवेबल। नॉर्मली पहले ट्रेड रिसीवेबल लिखा जाता है, फिर स्टॉक, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन अगर सीक्वेंस उतना फॉलो नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। पॉइंट भी लिख देते हैं इन्वेंट्रीज, पॉइंट सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स नंबर, अमाउंट। और यहाँ पर हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख देख के पुट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग का ये भी होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, अमाउंट, और यहाँ पर नोट।
अमाउंट और नोट नंबर। अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। अगर कुछ होगा तो हम इन जनरल लिख देते हैं, नहीं होगा तो वो ब्लैंक रख देंगे। अदर इनकम था जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ एक था, अदर इनकम। ये दोनों के बाद आ जाएगा टोटल इनकम, टोटल इनकम, इसको हम लोग ए नाम दे देंगे। फिर लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में वही फॉलो करेंगे रूल, CPCEFDO, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि कुछ था नहीं, ठीक है, फिर भी लिख देते हैं पैटर्न याद रखने के लिए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हो गया चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड amortization, अदर एक्सपेंस। ये सब टोटल करने पे आएगा टोटल एक्सपेंस। ये सब टोटल करने पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, बी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा ए माइनस बी करके। ठीक है, फिर टैक्स लेस करने से, लेस टैक्स, लेस टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये अमाउंट वाला कॉलम, यहाँ पर नोट। बस हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया जो भी लिखना था। अब देखते हैं कि क्या क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत होगा, नोट्स टू अकाउंट्स बहुत नेसेसरी होगा तभी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ था, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ था जिसका किसी भी तरह का एडिशनल इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो कोई एडजस्टमेंट वगैरह वैसे भी नहीं है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स जरूर इसका बनेगा। हम जिसमें भी नोट्स नंबर देंगे तो ये कंफर्म है कि नोट्स टू अकाउंट्स तो हमें दिखाना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और प्रेजेंटेशन कैसा करना है इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट जो इसके पहले क्लास किया था वहां पर बताया था क्या लिखना पड़ेगा, नोट्स में लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यही वाला चीज को लिख देना है 30 लाख, बस कुछ नहीं होगा, तो बस इतना लिखने से भी काफी है। @10 करके कितना सारा है, तो ये हो गया 30 लाख। नोट्स लेकिन बनाना पड़ेगा। अभी मैंने बिना नोट्स का बना दिया है, नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन ऐसे ही करने में बिना नोट्स की 20 मिनट्स लग जाता है। ठीक है, जितना बार मैंने करवाया है, लगभग 3-4 बार हो गया, तो ये मतलब आगे के बैच सभी को, तो ये लग जाता है आधा घंटा, सॉरी, एक एक 20 मिनट्स लग जाता है। और विद नोट्स के साथ करवाएंगे तो मतलब मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, घर पे। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 लाख, 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन, यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं 12% बैंक लोन। इसका हम इंफॉर्मेशन ये लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोल के इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। ये नोट्स नंबर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और शो करना पड़ेगा वहां पर बैंक लोन है 2 लाख। और ये कितना होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है। जो भी मिल रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर मशीन बिल्डिंग, ये डेप्रिसिएशन लेस करके लिखना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा, टेंजिबल में। ठीक है, तो इसका नोट्स अभी बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैलकुलेशन करके बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक नोट्स। ठीक है, नोट्स नंबर कितना आ रहा है देखते हैं, वो लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट का नोट्स बना लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर,
फर्नीचर है 2,25,000, इस पे डेप्रिसिएशन जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन जो भी रेट आएगा लेस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड एसेट के बाद मशीन, फर्नीचर के बाद मशीन 7,50,000, मशीन के बाद बिल्डिंग 12,50,000, बिल्डिंग 12,50,000 लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब इसका रेट देख लेते हैं, फटाफट रेट देख लेते हैं। तो 10%, 20%, 10%। अच्छा, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 20% और एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% मतलब 22500 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करने से कितना आएगा, और ये 1,50,000 हो जाएगा, इसको माइनस करने से कितना आएगा, और 1,25,000 आएगा। तो इसका माइनस करने पे आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, 00202500। ठीक है, ये आ जा रहा है हम लोगों का 6 लाख। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 11,25,000। ठीक है, अब ये सब का टोटल करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बना रहे बैलेंस शीट, तो हमें ये सब का टोटल ही चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट में ये सब का टोटल लिखना पड़ेगा। तो टोटल हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लाख, ये हो गया 500 होगा, मैंने गलत लिख दिया शायद, 11,25,000। हम्म, तो इसका टोटल कितना होगा, 2,02,500, 6 लाख, 6 2 8, 80,25,00 और 11। 19,27,500। अच्छा, 19,27,500। ठीक है, 19,27,500 हो जा रहा है। इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे, 19,27,500। अच्छा, ये नोट्स नंबर, ओ मैंने फिक्स्ड एसेट लिख लिया, ये सब छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी नोट्स नंबर देना था, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, ये 3 है, इसका हम दे देते हैं 4, इसमें भी नोट्स बनेगा, इसका हम दे देते हैं 5, यहाँ पर दे देते हैं 6। ठीक है, और इसको 7 दे देते हैं, ये पहले मैंने गलती से कर डाला। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 7। यहाँ पर आंसर आ रहा था हम लोग का कितना आया, 19,27,500। 19,500। हाँ, ये आ गया, ये लिख लिया। ये नोट्स 7 होगा। ठीक है, ये नोट नंबर जब बनाएंगे तो ये नोट नंबर 7। ठीक है, बाकी के लिए पेज में जगह रख दो, लिख के कंप्लीट कर लेना है घर पे। अच्छा, अब ये जो है 3 4, ये छूट गया था मेरे से, पता नहीं हम गलती से क्यों एसेट में चले गए, वो एसेट दिख रहा था इसलिए मैंने एसेट में ये कर दिया। ओ अच्छा, इसीलिए चले गए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ जैसे जैसे आ रहा है वैसे लिखना ही बेटर होता है, नहीं तो कुछ छूट सकता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो ये लिख देते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसका अगर नोट्स कुछ नहीं भी बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये ऑप्शनल हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग के हिसाब से ही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट का एक हेडिंग ही होता है। तो क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नाम पे ही है, तो जरूरी नहीं है कि इसका हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा। तो ये हम लोग 2 लाख लिख देंगे यहाँ पे बिना नोट्स के। ठीक है, अच्छा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर सेल्स हो गया। सेल्स जो है ये चला जाएगा हम लोग का इसमें क्या बोलते हैं उसे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो यहाँ पर तो रिटर्न भी है, तो हम यहाँ पर एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, नोट्स नंबर बाद में पुट कर देंगे। सेल्स जो है 48 लाख, सेल्स रिटर्न 4 लाख, 48 लाख -4 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 44 लाख। ठीक है, हम नोट्स पुट कर देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे होगा हम बता देंगे। 44 लाख हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अदर इनकम में चला जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया, ये क्या लिखा है मैंने, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से हम मैंने डिनोट कर दिया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम जो है वो कौन सा वाला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हम यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, हम जस्ट समझाने के लिए कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी चाहो तो अपने जो अगर नोट्स टू अकाउंट्स बनाए हो पेज में तो उसमें लिखते जा सकते हो। ठीक है, अगर टाइम मेंटेन कर पा रहे हो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो। अच्छा, 20,000 इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंस कॉस्ट, ये रहा।
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हम टॉपिक का नाम लिख दे रहे हैं ताकि जब नोट्स बनाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000। अच्छा, परचेज 33,20,000 और परचेज रिटर्न भी है, मतलब यहाँ पर 33,20,000 और परचेज रिटर्न है 4,20,000 यहाँ पर। और हम परचेज लेस परचेज रिटर्न नहीं लिख रहे क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे तो पूरा ये हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि परचेज लेस परचेज रिटर्न ही किया हुआ है। तो 33,20,000 माइनस ये हो गया 4,20,000, ये कितना हो जाएगा 29 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 29 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा चेंज इन स्टॉक में, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और इसका वैल्यू लिख लेते हैं। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 2 लाख माइनस क्लोजिंग वाला देखते हैं कितना है। 2 लाख माइनस नीचे दिख रहा है मुझे यहाँ पर 2,12,500। 2,12,500 नॉर्मली ये नेगेटिव में ही आता है, तो 12,500 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है डिस्काउंट, डेबिट साइड में है, मतलब अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस का हम एक नोट्स बना देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा, तो बाद में फिर नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि समझ में ना आए कैसे करके इतना टोटल आ गया। तो अदर एक्सपेंसेस का टॉपिक सारा वहां पर नहीं लिख पाएंगे, इस वजह से हम इसका नोट्स टू अकाउंट्स बना देते हैं। अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले डिस्काउंट 6,250, डिस्काउंट 6,250, और जब नोट पुट करेंगे यहाँ पर हम नोट नंबर लगा देंगे, ठीक है, कि नोट नंबर कितना होगा। अच्छा, ये हो गया डिस्काउंट। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड यहाँ पर ही लिख देते हैं, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। तो कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड 1,39,000, रेंट एंड टैक्सेस 60,000, 1,39,000, 1,39,000। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस 60,000। अच्छा, और क्या आएगा, रेंट एंड टैक्सेस। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एसेट में चला जाएगा 12 लाख, इसका एडजस्टमेंट होगा, म्यूचुअल सेटअप होगा। ट्रेड रिसीवेबल लिख लेते हैं एसेट साइड में, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, म्यूचुअल सेटअप करना पड़ेगा। तो 12 लाख है और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिलहाल जगह रख दिया मैंने। ट्रेड पेबल 80,000, उसमें भी एडजस्ट होगा, ट्रेड पेबल 80,000, इसमें भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ये चला जाएगा अदर एक्सपेंस 1,20,000, बैड डेप 10,000, एडवर्टाइजमेंट और बैड डेप्ट। तो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा 1,20,000 और बैड डेप्ट हो गया 10,000 का। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट बजट। अच्छा, सैलरी, सैलरी है एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा 4,00,750, और सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी था। अच्छा, देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी का अमाउंट कितना आ जाएगा 4,00,750, 4,00,750। अच्छा, फिर आ गया ऑडिट फीस, ऑडिट फीस अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा 27,000, ऑडिट फीस 27,000, ऑडिट फी 27,000। अच्छा, आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में 60,000, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 60,000 यहाँ पर चला जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, ये ऐड कर देते हैं 60,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या ऐड किया, सैलरी प्लस पीएफ, ठीक है, प्लस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी देंगे। अच्छा, वो दिया नहीं अभी, याद है मुझे, मैंने लिख दिया एक बार। कैश एंड बैंक 1,32,000, कैश एट बैंक मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा 1,32,000, मतलब यहाँ पर ये वाला 1,32,000। अच्छा, हो गया। अब नीचे का इंफॉर्मेशन 2,12,500, इन्वेंट्रीज में 2,12,500। अच्छा, ये वाला चीज यहाँ पर भी जाएगा 2,12,000। अच्छा, ये मैंने पहले ही लिख लिया था, चलो ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है, ये देखो डेप्रिसिएशन जो है इसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पर
अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स अलग होगा। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट का बनाएंगे तब नोट्स नंबर 7 में जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए हमें फिर से ये बनाना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, शॉर्टकट क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ना डेप्रिसिएशन को यही दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं चलेगा। जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो डेप्रिसिएशन का अलग से फिर यही चीज को दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस को दिखाए हैं, वहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन को बाहर निकाल के उसका टोटल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम नोट्स नंबर लगा देंगे कि डेप्रिसिएशन का नोट्स नंबर जो है उसके हिसाब से कितना हो जाएगा। तो 1,50,000 और 1,25,000, तो टोटल कर लो 5 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल करने पे कितना आ रहा है? 22,500। ये 0,00,005। 2,97,500। हाँ, 2,97,500 ये वाला लिखना पड़ेगा। नोट्स भी हम लिखवा देंगे 2,97,500। अच्छा, ये चला गया यहाँ पर 2,97,500। अच्छा, और क्या है? और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 62,250। अच्छा, डेप्रिसिएशन दो जगह पे जाना चाहिए, हम लोगों ने दो जगह पे दिखा दिया, क्योंकि जहां पर एसेट का टोटल लिखा है वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट के बाद ही लिखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 62,250, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ एक ऐड हो जाएगा 62,250, यहाँ पर मैंने लिख के भी दिखा दिया है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है अदर करेंट लाइबिलिटी में जाना चाहिए, अदर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहे हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट है 62,250, ठीक है। और बाकी देखते हैं और कुछ है क्या नहीं। ट्रेड रिसीवेबल ये एडजस्ट करना पड़ेगा 25,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 25,000 म्यूचुअल सेटअप होगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में 12 लाख, 12 लाख है शायद। चेक करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल मैंने लिखा हुआ है 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेटअप कितना होगा? इसमें सेटअप हो जाएगा 15,000, ठीक है। लेकिन इसमें फिर पीबीडीडी भी चार्ज करना पड़ेगा, इस वजह से ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसका नोट्स बना देते हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर इतना सारा एडजस्टमेंट नहीं दिखा पाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल का हम अलग से दिखा देते हैं यहाँ पर। ये टोटल करने से अदर एक्सपेंस आ जाएगा। कर लेते हैं, ये पहले लिख ले, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, तो यहाँ पर डेटर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर तो था 12 लाख, उसमें से म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा लेस सेटअप, सेटअप हो जाएगा 15,000, क्योंकि 15,000 हमें डेटर जो है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे क्रेडिटर के साथ सेटअप, मतलब जो इंसान हमारा डेटर है वही क्रेडिटर है, तो उनसे हमें 25,000 मिलेगा, 15,000 देना है। तो हम लोग अपने डेटर से क्या करेंगे, 15,000 कम कम कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर के साथ उसको सेटअप करें, मतलब उनसे सिर्फ 10,000 ही लेंगे, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पर लेस करने से आएगा 11,85,000। अब इस पे पीबीडीडी क्रिएट करेंगे। पीबीडीडी नीचे, इसके जस्ट नीचे ही पीबीडीडी वाला एडजस्टमेंट का बात बोला गया था, 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। तो ये तो हम लोग ग्रुप 1 में पढ़े हैं कैसे डेटर पे ये कैलकुलेट किया जाता है। जब फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे तो हमेशा जो गुड डेटर होता है उस पे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 59,250 आ रहा है। तो यहाँ पर लेस करने से आ जाएगा 11,25,750, ठीक है। ये पीवीडीडी आ गया, तो ये डेटर का नेट बैलेंस हो गया 11,25,750। ये लिखना पड़ेगा 11,25,750, 11,25,750, ये हो गया। अच्छा, टैक्स बोला है 80,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पुट कर देते हैं यहाँ पर। रिजर्व सरप्लस अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल में 80,000 है, तो ट्रेड पेएबल हम लोग 80,000, और यहाँ से जो सेटअप हो जाएगा 15,000 का, वो म्यूचुअल सेटअप, ये यहाँ पर तो हम लोग कर सकते हैं आराम से, तो मैंने कर दिया यहाँ पर। ये हो गया ट्रेड पेएबल लेस जो सेटअप है, सेटअप है, ठीक है। सेटअप करने के बाद 15,000, सेटअप होने के बाद यहाँ पर 80,000 माइनस 15,000, ये हो गया 65,000, ठीक है। अदर करेंट लाइबिलिटी में ये वाला, और एक देखो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा, क्योंकि जो लोन 12%, ये देखो 12% बैंक लोन हम लोगों ने लिया है, तो बैंक हम लोगों से 12% इंटरेस्ट लेगा। तो 2,25,000 पे, 2,25,000 पे 12% लोन मतलब कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं एक बार।
कितना बोला? 12 लाख कितना था ना लोन, एक मिनट देखते हैं। 2 लाख पे 12%, 2,40,000 ऐसा कुछ होगा शायद। 24,000। 24,000 हो रहा है, ठीक है। और लोन कब लिया गया था इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है, चेक करते लोन कब लिया गया था, कुछ बोला है? अच्छा, इंटरेस्ट एक हम लोगों ने पे किया था ऐसा कुछ बोला हुआ है, देखते हैं, रुको एक मिनट। यहाँ पर एक हाँ इंटरेस्ट। एक ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा ना। हाँ नहीं, ये 20,000 दिख रहा है, लेकिन हो कितना रहा है? 2 लाख पे 12% मतलब 20। 24,000 मतलब हाँ तो इसका, 4,000 का हाँ लाइबिलिटी। 4,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो 4,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब जो फाइनेंस कॉस्ट लिखा है वो वहां पर भी हमें ऐड आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4,000 ऐड आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ दिखा है, इस तरह से दिखा देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4,000 हो रहा है, ठीक है। तो 4,000 मतलब दोनों को ऐड करने से 62 प्लस 4,000 ये हो जाएगा 66, हो गया 66,250, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। ये 80,000 बोल रखा था, देखो नीचे यहाँ पर 80,000 दे रखा है अमाउंट में, तो ये 80,000 लिख देंगे, बस नोट्स जब बनाएंगे तो ये चीज लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 7 नंबर हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कोई नंबर नहीं देंगे, इसको हम दे देते हैं ट्रेड रिसीवेबल को दे देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं 7, ये हो गया। अगर इसको हम लोग लिखते भी है तो ये 8 नंबर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग 9th नंबर दे देते हैं। अगर इसका भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी नेसेसरी नहीं है। 9th नंबर में ट्रेड रिसीवेबल हो गया 10, यहाँ पर दे दिया मैंने 10 नंबर, इन्वेंट्रीज 11 नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब बस टोटल करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस सीक्वेंस में किया था। ये 12 हो गया, ये 13, क्योंकि ये सबका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये 14 नंबर हो गया, ये 15 नंबर हो गया, ये 16 नंबर हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसका अभी तक टोटल नहीं किया है हम लोगों ने, 16, और ये 17 नंबर, लेकिन इसमें 20,000 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट जो है वो 20,000 हम लोग का पेड है, और 4,000 अलग से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जब नोट्स बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो 24,000 हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इसका टोटल करने से 4,0750, 60,000, देखो कितना होता है, 4,0750, अरे 4,0750 प्लस 62,250, 62,250 प्लस हो जा रहा है हम लोगों का 60,000, 5,23,000, तो ये लिख लेते हैं 5,23,000, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में डेप्रिसिएशन का टोटल लिखना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट 24,000, अच्छा ये लिख दिया मैंने, ये 18 नंबर, ये उसी का टोटल है। 19 नंबर में आ जाएगा अदर अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, तो ये 19 नंबर वाला नोट्स बनेगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट नोट नंबर 7 में चला गया, और ट्रेड रिसीवेबल जितना नंबर आए उतना नंबर नोट बनेगा। एक बार जस्ट देख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है नोट नंबर 9, तो ये 9th नंबर नोट बनेगा, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं बनेगा, लाइन बाय लाइन जो है करना है। टैक्स है 70,000, टैक्स है सॉरी 80,000, पैट आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 44,20,000, 44,20,000। अब ये टोटल करना पड़ेगा। अदर एक्सपेंस का टोटल नहीं किया मैंने, 6,250, 1,39,000, 60,000, 60,000 3,62,250। पूरा। वहां पर एक चीज नहीं लिखा हुआ है उसमें, और एक चीज ऐड करो, तो वो प्रोविजन, प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा ना, उसको ऐड करने के बाद बोलो। प्रोविजन ऐड नहीं किया मैंने यहाँ पर, ये जो प्रोविजन क्रिएट हुआ ये भी जाएगा, 59,250, 59,250,
ये पूरा ऐड करने के बाद आना चाहिए 421500। देखो 421500 नहीं आया। आ रहा है ना, ठीक है, तो 421500 ये लिखने से ही हो जाएगा। 421500। अब ये टोटल करना पड़ेगा, 29 लाख प्लस 5,23,000 प्लस 24,000 प्लस 2,97,500, 4,21,500 माइनस ये वाला, ये लास्ट में कर दो तो गलत नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा ये लास्ट में करने से बेटर होता है। तो ये करने से एक बार चेक करो आता है कि नहीं। 41,53,500 टोटल एक्सपेंसेस, और ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 41,53,500 उससे माइनस करना पड़ेगा, ये 44,20,000 से ये माइनस करना पड़ेगा। तो 44,20,000 माइनस 41,53,500, 41,53,500, तो ये आ जाता है 4,11,750। अरे ये क्या आ गया, 4 लाख तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो गलत आ गया मेरा। 2 लाख समथिंग आएगा ना, ये 41 है, ये 44 है। 44,20,000 माइनस 41,53,500। अरे ये सब क्या आ गया यहाँ पर। 44,20,000, अच्छा मैंने ही गलत लिखा है फिर से। 44,20,000 माइनस 41,53,500। 2,66,500, 2,66,500। अब यहाँ से 80,000 लेस हो जाएगा, लेस 80,000, 1,86,500, ये हो गया पैट, ठीक है। अब इससे हम लोग का रिजर्व सरप्लस में यूज करना पड़ेगा, तो रिजर्व सरप्लस लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग एसेट साइड, एसेट साइड टोटल कर लेते, क्योंकि एसेट साइड में तो और कुछ लिखना है नहीं। 19,27,500 प्लस 2 लाख, 19 19 20 21, 21,27,500, 21,27,500, 21,27,500 प्लस 11,25,750, 11,25,750 प्लस 2,12,500, 1,32 प्लस 2,12,500 प्लस 1,32। अच्छा ये हो गया 35,97,750। देख लेते हैं आंसर। हाँ 35,97,750, 35,97,750, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए। 35,97,750, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसके पहले रिजर्व सरप्लस जो है वो लिखना पड़ेगा, रिजर्व सरप्लस कितना हो जाएगा। तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है और तो कोई रिजर्व है नहीं, 1,86,500, सिर्फ पीएल ही आएगा। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ पीएल आ रहा है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं पीएल ऑफ करेंट ईयर, यही आ रहा है और तो कुछ है नहीं। तो लेकिन हाँ इसका हाँ नोट्स, टैली कर दिया। हाँ टैली कर गया ना बस, ठीक है। तब 1,86,500, ठीक है। अब टोटल हम लिख लेते हैं फिर यहाँ पर, और टोटल तो लिखा हुआ, चलो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा वाला करना है, ये लास्ट वाला था। अच्छा इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ नंबर ABC, क्योंकि फोर्थ नंबर पे ही आता है इसीलिए सारा 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो पहले यहाँ पर क्या बोला है, पहले यहाँ पर बोल रहा है ABC लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 5,000 इक्विटी शेयर। जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे तो इसी चीज को लिख देना है बस, और कुछ नहीं। 100 इज इतना करके बोल रहा है, फुल्ली कॉल्ड अप है। अच्छा क्या क्या डिटेल्स दे रखा है, इन्वेंट्री एसेट है, सेल्स चला जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, इंश्योरेंस, ये सब डिटेल्स दे रखा है। डिटेल्स अभी हम लोग नहीं पढ़ते ज्यादा, नीचे देख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, सेल्समैन को 1% कमीशन दिया जाएगा, 4,000 टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम में करेंगे तो हम लोग इसका ये जो है एक बार जस्ट देख लेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर जैसे डेप्रिसिएशन बोला है, तो फिक्स्ड एसेट जब हम लोग लिखेंगे तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर डेप्रिसिएशन भी
चाहिए, ठीक है। हमें पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, वर्टिकल फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट्स के साथ, मतलब जो करंट हम लोग सीख रहे हैं अभी तो यही वाला यूज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट 4th नंबर, in the books of ABC Limited, in the books of ABC Limited, बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट ही लिखते रहे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में कंप्लीटली लिखना है एज ऑन ये, क्योंकि फॉर्मेट पे अलग नंबर होता है। अच्छा, नोट नंबर यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कॉमन है, ये हेडिंग है मेन। फिर 1 नंबर देके शेयर होल्डर्स फंड, ये भी कॉमन है, तो हमें देखने का जरूरत ही नहीं है कि ये सारा चीज है भी कि नहीं, क्वेश्चन में जरूर होगा। कंपनी अकाउंट्स है तो ये होगा ही होगा, शेयर कैपिटल तो होगा चाहे कैसे भी शेयर रहे इनके पास। शेयर कैपिटल, पॉइंट बी रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो रहेगा। अच्छा, इसके बाद मेन हेड हो जाता है शेयर होल्डर फंड के बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। बस ये एक बार चेक कर लेंगे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में कितना सारा चीज है, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर 2, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यहाँ पर नोट नंबर लिख देते हैं, नोट नंबर, और यहाँ पर दे देते हैं अमाउंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, एक बार देख लेते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, रिसिप्ट नहीं, रेंट, जनरल एक्शन नहीं, ये सब नहीं। शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, बैड डेट, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर बोला है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। लोन तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाता है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये एक आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा, और तो मुझे कुछ दिखा नहीं। अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल, ये सब तो करेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो है बट करेंट लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी, यहाँ पर भी सेम ही तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग ही आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में ट्रेड पेबल तो होता ही है, तो ये लिख देते हैं, अभी देखा भी था ट्रेड पेबल है, ये सब कॉमन पार्ट होता है, ट्रेड पेबल होगा। इसके अलावा और क्या है, ट्रेड पेबल मतलब ये अकाउंट पेबल, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो रहेगा। चेक करते हैं कोई आउटस्टैंडिंग, हाँ ये देखो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सारा आ जाता है अदर लाइबिलिटी वाले हेडिंग में, अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के हेडिंग होता है, अदर करेंट लाइबिलिटी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स तो होगा ही, चेक करते हैं एक बार टैक्स, टैक्स 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 यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख के रखते हैं, टैक्स नहीं है, मुझे तो टैक्स नहीं दिख रहा है, तो क्या डिविडेंड है, डिविडेंड वगैरह भी आ सकता है। डिविडेंड, डिविडेंड कुछ बोला है, डेप्रिशिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेल्समैन का कमीशन, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में ही आ जाएगा। डिविडेंड बोला है, डिविडेंड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, तो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बस, और तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद करेंट एसेट, सॉरी एसेट्स, पहले हेडिंग एसेट्स, इसके अंदर करेंट एसेट, सॉरी फिक्स्ड एसेट, मतलब नॉन करेंट एसेट उसके अंडर फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट्स इसके अंडर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, इसके अंडर में होगा टेंजिबल एसेट, इस तरह से होता है टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल तो मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है। अच्छा, करंट, अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह था क्या, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट, बोनस, रिसीवेबल, पेबल, प्लांट, मशीन, फर्नीचर नहीं, डिस्काउंट वाले इधर तो कुछ नहीं था, चलो ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर करंट एसेट डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि और कुछ इसके मिडिल में मुझे नहीं दिख रहा है। करंट एसेट्स जो है इसमें आ जाएगा कॉमन जो रहता है, एक तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, दूसरा हो जाएगा इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब तो कॉमन है। इन्वेंट्रीज,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब कॉमन है। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जगह रख देते। इसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ है, अगर होगा तो लिख लेंगे, देख लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, परचेज, इन्वेंट्री, एडवर्टाइज नहीं। अगर हमें डेबिट क्रेडिट करके दिया हुआ रहता है तो ढूंढने में ज्यादा आसानी होता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में वेजेस, सैलरी, रेंट, इतना सारा चीज है। सेल्समैन का कमीशन, अच्छा, क्या आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस दिख रहा है ना, ये यहाँ पर देखो, ये पे कर दिया गया है 30 जून 2018 तक का, जबकि हम लोग तो 31 मार्च तक का ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये एसेट में आता है, करंट एसेट में आता है प्रीपेड इंश्योरेंस, बट कंपनी अकाउंट्स में इसका नाम क्या हो जाता है, अदर करंट एसेट। जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है तो अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर हो जाएगा अदर करंट एसेट। इसका मतलब इसका एक हेड हमारे पास होना चाहिए, अदर करंट एसेट। ठीक है, वैसे भी काफी जगह था, हम लिख लेते, प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब टोटल करने से आ जाएगा टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, सीपीसी, EFDO, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in stock, change in stock, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization, other expense, ये सब टोटल करने पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं। फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद टैक्स नहीं है, तो टैक्स लेस नहीं होगा, ठीक है। तो आगे देख लेंगे, अगर होगा तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के नेक्स्ट पेज से, नेक्स्ट पेज नहीं, यहीं पर कर लेते, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक बार तो बना लिया मैंने स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या देखा है देख लेते हैं। सबसे पहले है, हम लोगों के पास ऊपर ही इंफॉर्मेशन दे रखा था कि 5 लाख डिविडेंड, सॉरी 5 लाख डिवाइडेड इंटू 5 लाख, जो कैपिटल है उसको डिवाइड किया गया है 5000 इक्विटी शेयर 100 करके, ये फुल्ली कॉल्ड अप है। लेकिन अगर नीचे मुझे यहाँ दिखा, देखो एक कॉल्सिन एरियर दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर शेयर कैपिटल दिख रहा है 2,50,000, उस पे कॉल्सिन एरियर दिख रहा है 5,000, मतलब ये पेड अप है। हम लोग को हमेशा पेड अप ही लिखना चाहिए, ठीक है, हम लोग तो कॉल्ड अप नहीं लिखेंगे, पेड अप लिखेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ कि 5,000 इक्विटी शेयर्स जो है फुल्ली कॉल्ड अप था, लेकिन उसमें से पेमेंट सिर्फ 2,50,000 का ही मिला, तभी शेयर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में 2,50,000 दिखा रहा है, और वहां से 5,000 कॉल्स इन एरियर भी है। तो यहाँ पर पहला नोट्स बनेगा, शेयर कैपिटल के ऊपर नोट्स नंबर 1 दे देते हैं, आंसर आ जाएगा 2,50,000, ये हम लोग का पेड अप आ रहा है माइनस 5,000, ठीक है। अगर जरूरत होगा तो हम बाद में इसको बना देते हैं, अभी एक बार लिख देते हैं, समझा तो दिया मैंने, 2,45,000, ठीक है। अच्छा, रिजर्व सरप्लस जब बनेगा तभी लिख पाएंगे, ये नंबर 2 में आ जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है ये नंबर 3 में दे देंगे, अगर हम लोग नंबर देना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोग को बोरिंग मिला था लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर 15,700, तो इसका नोट नंबर 3 दे देते हैं। लोन, लोन फ्रॉम
MD मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। नोट्स जब बनाओगे तो यहाँ पर 15,700 वाला नोट्स बनाना पड़ेगा, 3 नंबर देके। करंट लाइबिलिटी, अच्छा, और करंट लाइबिलिटी में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब तो लिख लिया, ये बैड डेब्ट्स वगैरह अदर एक्सपेंस में जाएगा। रिजर्व में ये 25,000 चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं इन्वेंट्री 50,000, ये तो चला जाएगा हम लोग का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 है, तो ये लिख लेते हैं। इन्वेंट्री 50,000। अच्छा, सेल्स 4,25,000, सेल्स यहाँ पर 4,25,000। कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो भी लिखना पड़ेगा। सेल्स 4,25,000, परचेज 3 लाख, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 3 लाख। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 70,000। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड 4,200 अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस का नोट्स बना लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या क्या डेटा उसमें लिखा है हम लोगों ने। अदर एक्सपेंसेस नोट्स नंबर बाद में लगा देंगे। अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है डिस्काउंट अलाउड 4,200, डिस्काउंट अलाउड 4,200, और जस्ट उसके बाद ही दिया हुआ है डिस्काउंट रिसिप्ट 3,150, जो कि अदर इनकम में चला जाएगा। यहाँ पर डिस्काउंट डिस्काउंट रिसिप्ट, इसका नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, मैंने आइटम लिख दिया कौन सा वाला, डिस्काउंट रिसिप्ट 3,150। अच्छा, इसके बाद है इंश्योरेंस जो है वो पे किया गया है 30 जून 2018। इंश्योरेंस जो है ये चला जाएगा हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में। इंश्योरेंस इसका कितना चार्ज होगा, तो इंश्योरेंस टोटल दे रखा है 6,720, ये पेड किया हुआ है। लेकिन कितने टाइम का पे किया हुआ है, जून तक का पे किया हुआ है, हमें मार्च तक का चाहिए। ठीक है, तो ईयर एंड नॉर्मली मार्च तक होता है, तो इनका जो इंश्योरेंस पेमेंट का ईयर है वो 30 जून तक का होता है, वहां तक का ईयर अप टू 30 जून 2018 तक पे कर रखा है। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का ज्यादा दे रखा है। ठीक है, तो 3 मंथ्स का जो है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये कितने मंथ्स का हो जाएगा, 15 मंथ्स का हो जाएगा। तो 15 मंथ्स का पे कर रखा है, तो 6,720 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो ये 1,344 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5 ही हो जाएगा, तो 1,344। ये 3 मंथ्स का, ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये एक्चुअली 3 मंथ्स का जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। 3 मंथ्स का जो है ये प्रीपेड हो रहा है ना। अच्छा, कितने मंथ्स का एक्स्ट्रा हो रहा है, जून तक का है ना, तो फिर ये हो गया मार्च, मार्च खत्म, मार्च अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो रहा है। 6,720 डिवाइडेड बाई इंटू 3 होगा, तो ये 12 और 3 15 हो रहा है। 6,720 डिवाइडेड बाई 5 से ही क्या है क्या, 1,344 ही आ रहा है। अच्छा, कुछ तो गलत हो रहा है, आंसर के साथ नहीं जा रहा है, एक सेकेंड, कुछ तो गलत हो रहा है, चेक करते हैं। वो 12 होगा क्या? 12 तो नहीं, ये तो ज्यादा टाइम का दे रखा है ना, क्योंकि तभी तो प्रीपेड हो रहा है। 12 का, ये 12 मंथ्स का। अच्छा, हाँ हाँ, 12 ही होगा, सही बोल रहे हो, 12 इसीलिए होगा। अच्छा हाँ, 12 इसीलिए होगा क्योंकि ये तो इंश्योरेंस के ईयर के हिसाब से 12 12 महीने का ही दिया हुआ है, ईयर अप टू 30 जून। मतलब इंश्योरेंस का पेमेंट का ईयर जो एंड होता है वो 30 जून, मतलब 1 साल का 6,720 दे रखा है। ये चीज बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से नहीं सोच सकते कि हम लोग का 31 मार्च एंड हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ऑब्वियसली हो रहा है एक्स्ट्रा के हिसाब से। लेकिन इनका जो है, इन्होंने तो 1 ही साल का पेमेंट किया है, जो जिसका ईयर स्टार्टिंग अलग से हो रहा था। ठीक है, तो इंश्योरेंस का 3 मंथ्स का हो गया 6,720 डिवाइडेड बाई 12, 6,720 डिवाइडेड। 1680। अच्छा, ये जो है ये 1,660, ये हम लोग का प्रीपेड आ जाएगा है ना। तो 6,720 माइनस प्रीपेड कितना आ रहा है, 1,660। ठीक है, क्योंकि 1680 है।
अच्छा 1680, तब माइनस करके बोलो कितना आ रहा है। इंश्योरेंस 5040। हाँ 5040 सही आ रहा है, ठीक है 5040 ही होगा, क्योंकि ये जो पेमेंट हम लोग देख रहे हैं 6720, ये अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से प्रीपेड है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ उतना ही लेना पड़ेगा जितना हमारा इस साल का होगा, मतलब अगर 30 जून को खत्म हो रहा है इनका ईयर, तो शुरू कब हुआ होगा, मई में शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो मई से लेके, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने मंथ्स का आ जाएगा उतना ही लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने से 5040 इंश्योरेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा ये लिखना पड़ेगा हम लोग को, इसका एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। एक तो हो जाएगा अदर करेंट एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस, अदर करेंट एसेट में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका नोट्स नंबर लगाएंगे। और प्रीपेड हो जाएगा, ये कितना आ रहा था डिवाइड करने पे ये वाला, अ, ये वाला अमाउंट 1680 है ना, हाँ 1680, तो यहाँ पर 1680 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इंश्योरेंस लिख लिया, अब आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। इंश्योरेंस लिख लिया, सैलरी है 18500, लेकिन सैलरी हम लोग का चला जाएगा इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, सैलरी 18500, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा 18500 सैलरी। अच्छा यहाँ पर मैंने प्रोडक्टिव वेजेस लगाया है, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस, जब प्रोडक्टिव वेजेस का बात हो रहा है, इसका मतलब सोचो कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हमें देखना है कि ये यहाँ पर नहीं आएगा, हम बता देते हैं क्यों नहीं आएगा। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का काम होता है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में ये जाना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में बनाते हैं, तो वहां पर दिखाते हैं ना कि कितना मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल वो उस चीज को दिखा देंगे कि कितना हो रहा है, कितना ओपनिंग स्टॉक था, क्या था, ये डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। इसीलिए प्रोडक्टिव वेजेस को यहाँ पर नहीं लिख रहा है, अगर सिर्फ वेजेस होता तो हम लोग लिख देते। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मेटेरियल में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड 4200, ये कर लिया, डिस्काउंट रिसीव, इंश्योरेंस, सैलरी लिख दिया, रेंट 6000, रेंट जो है अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, रेंट। अब रेंट का कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, रेंट 6000 लिख लेते, एक बार देख लेते कि कुछ इसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं। रेंट रेंट, हाँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है 600, तो ये ऐड हो जाएगा नीचे, रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, तो 6000 प्लस 600 यानी 6600 हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा रेंट के बाद जनरल एक्सपेंस, ये भी यहीं पर आ जाएगा 8950, जनरल एक्सपेंस 8950। अच्छा जनरल एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2400, ये आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2400, ठीक है। यहाँ पर एक बचा हुआ है पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये लिखना पड़ेगा। तो ये रिजर्व सरप्लस का मुझे जितना लग रहा है नोट्स बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, रिजर्व सरप्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कितना आ रहा है 6220, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका हमें नोट्स बनाना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 3800, एडवर्टाइजमेंट 3800। नेक्स्ट है बोनस, तो बोनस तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, बोनस कितना है 10500, ये इम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा, क्योंकि बोनस तो इम्प्लॉय को ही मिलता है, हम लोगों ने कॉस्ट में इसके ऊपर बहुत सारा कैलकुलेशन भी किया था। यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10500, ये क्या ऐड किया मैंने, बोनस, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि नोट्स बना पाओगे। बोनस हो गया। अच्छा उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका मतलब डेटर, अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब हो गया डेटर 38700, डेटर से कुछ एडजस्टमेंट है, जनरल रिजर्व डिविडेंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज वेजेस सैलरी, सैलरी 1200 आउटस्टैंडिंग भी है, ये भी लिखना पड़ेगा। अच्छा रेंट,
डेप्रीशिएशन नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, सैलरी का 1200 आउटस्टैंडिंग है, ये लिखना पड़ेगा, ये सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दिख गया, ये रह जाता नहीं तो। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये है 1200, तो यहाँ पर 1200 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग का करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, करेंट लाइबिलिटी में, अदर करेंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या जा रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पहला मिला हम लोगों को, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200, बाकी देखेंगे। अच्छा, और एक चीज कुछ दिख रहा था यहाँ पर हम लोग को, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, इसका नोट्स बना लिया। अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिसीवेबल 38,700, तो अकाउंट्स रिसीवेबल 38,700, ट्रेड रिसीवेबल 38,700। अच्छा, इसके बाद अकाउंट्स पेबल 35,200, अकाउंट्स पेबल 35,200, मुझे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया 35,200। प्लांट एंड मशीनरी 80,500, फर्नीचर ये सब पे डिप्रिशिएशन लगेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन, तो ये पीछे कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का प्लांट एंड मशीनरी 8500, प्लांट एंड मशीनरी 80,500 लेस डेप्रिशिएशन, और फर्नीचर 17,100, फर्नीचर 17,100 लेस डेप्रिशिएशन। चेक करते हैं कितना है डेप्रिशिएशन। 15 और 10, प्लांट मशीनरी पे नहीं, प्लांट है, प्लांट एंड फर्नीचर पे 15 एंड 10%। अच्छा, प्लांट पे 15 और इस पे 10%, तो 1710, 15%, ये कितना होगा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये कर लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 12075 12075, अच्छा लेस करने से 68425 68425, और यहाँ पर 17,100, 15390 और दोनों ऐड करने से 5 53,815 हाँ 53, 83 होगा ना, हाँ 83 है 83,800, 815, हाँ सही बात है। और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी ऐड कर लेते हैं, यहीं पर लिख देंगे क्योंकि अलग से तो अभी हम लोग नोट नहीं बना रहे। 12,750 और 1,710, ये डेप्रिसिएशन का टोटल 5,8,731, 13,785। तो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 83,815, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 83, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा यहाँ पर 83,815। ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया। इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 91,500, ये भी लिख लेते हैं 91,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो आइटम था, कैश इन हैंड, यहाँ पर देखो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 1,30,000 और 4,700, तो 1,30,000 प्लस 4,700, मतलब 1,34,700, 1,34,700, ठीक है। इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बन रहा है, दो आइटम है, कैश इन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, इसका टोटल लिखा है। इन्वेंट्रीज तो सिंगल है, इसमें मुझे अलग से कुछ लिखना नहीं, ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा अमाउंट, ये हो गया। अच्छा, अब इसका नोट्स जो है ये पुट कर देते हैं। 3 ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रेड पेबल हम लोगों ने, हाँ सही लिखा है ट्रेड पेबल, और यहाँ पर हो गया अदर करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटी में एक तो 1,200 लिखा है मैंने, और क्या है देखना पड़ेगा, और बहुत सारा नीचे था अदर करेंट लाइबिलिटी। ये रहा वेजेस, सैलरी और रेंट, वेजेस 5,200, और एक क्या दिया हुआ है, रेंट 600। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एड वेजेस एड रेंट। अच्छा, और कुछ है तो देखना पड़ेगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर कुछ आएगा तो वो लिखना पड़ेगा। तो 3 ये हम दे देते हैं, 4th नंबर यहाँ पर, 5 नंबर यहाँ पर, 6th नंबर, ठीक है।
ये 6 हो जाएगा, यहाँ 7 8 9 10 11, यहाँ पर 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखना पड़ेगा सारा चीज अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, तो एसेट साइड अगर एक बार देखें तो एसेट साइड हम लोग का टोटल हो चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल में। एसेट साइड में एसेट साइड का टोटल कितना होगा, 83 815 प्लस 38 700 करते टोटल 83 815 प्लस 38 700 प्लस 91 टोटल 5। है हाँ बोलो। 3,50,395। हाँ ठीक है, 3,50,395 यही आंसर है। 3,50,395 ठीक है, बाकी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने कहाँ तक किया था, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख दिया, फर्नीचर का हिसाब कर दिया, रिजर्व 25,000, ये रिजर्व एंड सरप्लस जहां पर हम लोग नोट्स बनाने हैं यहाँ पर लिख देते हैं रिजर्व, ये ऐड हो जाएगा रिजर्व। रिजर्व ऐड हो जाएगा, रिजर्व है हम लोगों का 25,000। 25,000 लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर लिख लिया है। बैड डेप्ट ये चला जाएगा अदर एक्सपेंस 3200, बैड डेप्ट 3200। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद है कॉल्सिन एरियर, ये जब हम लोग नोट्स नंबर 1 यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल वाला कर रहे थे तभी वहां पर एडजस्ट करना था हम लोगों को। अच्छा, 400,000 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 4,000 ट्रांसफर करना पड़ेगा इस बार का, जितना प्रॉफिट होगा उतने से। तो पहले हमें प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। तो अदर एक्सपेंसेस का एक बार टोटल कर लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस कितना बन रहा है ये टोटल करना पड़ेगा। 4200 5040 ये चेक करना पड़ेगा एक बार। और एक सेल्समैन का कमीशन था वो भी आएगा, ये देखो, सेल्समैन आर एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल, ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ऊपर लिख देते, ऊपर जगह है सेल्समैन कमीशन, अदर एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन। तो सेल्समैन को कमीशन कितना मिलेगा, जितना सेल हुआ है उस पे 1%, 1% ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्स यही वाला है, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो 4,25,000, 4,25,000 का 1% कितना हो जाएगा, 4,250, ठीक है, 4,250। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका एक बार टोटल करो अदर एक्सपेंसेस का, ये वाला हम तब तक लिख लेते हैं, यहाँ पर ये सेल्स का यहाँ और कुछ एडजस्टमेंट था नहीं तो उसका यहाँ, टोटल 38,440 आ रहा एक मिनट चेक कर लेते हैं। 38,440, हाँ करेक्ट आ रहा है, यही होगा 38,440, तो ये हो गया 38,440, ठीक है, ये बन गया हम लोग का। यहाँ पर सेल्स जो है, ये मैंने सेल्स लिख दिया ब्रैकेट में, कोई एडजस्टमेंट था नहीं, मैंने लिख रखा था बिकॉज जब तक पूरा नहीं होता है समझ में नहीं आएगा ना, तो इसीलिए 4,25,000 प्लस 3,150, तो 0,518, 4,28,150 हो जाएगा टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हम लोग यहाँ पर इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हम बताएंगे इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तब तक हम लोग बाकी डेटा लिख लेते हैं। ये यहाँ तक जो है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग होगा, ये 3 जो पॉइंट है इसका, ठीक है, तो इसके बाद से ही हम बताएंगे। यहाँ पर पहले ही बता देते हैं, चलो वही ठीक रहेगा, 14 15 16 ऐसे नहीं होगा, यहाँ से हम लोग नोट्स नंबर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर ब्लैंक दे देना अगर लिख लिए हो तो। 15 16 17 18। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस तो मिल गया 38,440, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन इसका भी हम लोगों ने टोटल कर लिया था इधर, 13,785, ये भी लिख लेते हैं, 13,785, 13,785। अच्छा,
और फाइनेंस कॉस्ट इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो फिर से ये 60 नंबर का कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर लिख ली हो तो ब्लैंक रख के आगे का नोट्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मिटा पा रहे हैं, तुम्हारा तो बेकार हो जाएगा, नहीं तो इतना सारा रब करोगे तो खराब दिखेगा। तो 60 यहाँ पर 70 लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है नहीं फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका कितना हो जाएगा? 18,500, 10,500 और 1200, तो 18,000 और यहाँ पर 10,000, तो 28,000 और 1,000, 29,000, 30,000 200, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तीनों का मिला के हम लोग का कैसे ट्रीटमेंट होगा वो ये हम दिखा देते हैं। एकदम पहला वाला नोट्स जो हम लोग का बन रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे बनेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि प्रोडक्टिव वेजेस है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये कहाँ से मिलेगा? ये जो 50,000 का स्टॉक दिख रहा था ना एकदम स्टार्टिंग में, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्टिव वेजेस है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बात आ रहा है। प्लस परचेज, जो हम लोगों ने परचेज किया है रॉ मटेरियल, परचेज कितना है? 3 लाख, तो ऐड कर देते हैं 3 लाख। अच्छा, ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस है 70,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि प्रोडक्टिव वेजेस का ही आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि एक ही तरह का वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग यही वाले का बात बताया जा रहा है। 5,200 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम में करते हैं, वेजेस का यहीं पर दिखाते हैं ना, उसी तरह से 91,500 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 91,500। अगर देखो तो अगर हम लोग इसको उस तरह से भी लिखते तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि मैट में इस तरह से प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया, इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसे ही रेफर किया गया, इसलिए हम ये दिखा दे रहे हैं। वैसे देखो, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे, इसका आंसर मिल जाएगा हम लोगों का जो चेंज इन स्टॉक है, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में ये वाला चला जाएगा, और ये जो प्रोडक्टिव वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये हम लोग का एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस तरह से सोल्यूशन है तो मैंने इस तरह से दिखा दिया कि अगर हम लोगों का प्रोडक्टिव वेजेस का बात हो रहा है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 70,000 और 50,000, 1,20,000, मतलब 4,20,000, 4,20,000 प्लस 91,500, 4,20,000 प्लस 90। 3,30,000, 3,33,700। हाँ, 3,33,700 करेक्ट, यही वाला होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये 14 नंबर हो गया, 14th नंबर, हाँ। 3,33,700 अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं देन ये सब का कोई जरूरत नहीं होगा, ये सब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने दिखा दिया कि इसका इफेक्ट ऑलरेडी आ जा रहा है, ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। ये लगभग कंप्लीट हो गया। चलो अब टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। 3,33,700 प्लस 30,200, मतलब 3,63,900 प्लस 13,785 प्लस 38,440, कितना आ रहा है? 4,16,125। हाँ ठीक है, अब इससे माइनस कर दो, इस ये वाला 4,28,150 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। 12,025। हाँ, 12,025, ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा, अब हम लोग को एक लास्ट में एक डिविडेंड का बात बोला गया था कि डिविडेंड देना है, और बोला था कि 4,000 रिजर्व देना है। तो इसका जो कैलकुलेशन है हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। आइदर हम लोग यहीं पर दिखा सकते हैं, इसके बाद लेस टैक्स कुछ नहीं है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं लेस टैक्स कुछ नहीं है, तो पैट भी यही हो जाएगा, ठीक है, 12,025। अब इसके बाद जो हम लोग को रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला है, डिविडेंड बोला है, उसका इफेक्ट हम लोग नोट्स में भी दिखा सकते हैं। जो मैंने रिजर्व सरप्लस का नोट्स बनाया हुआ है यहाँ पर भी हम लोग उसका इफेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ओपनिंग डेटा हो गया रिजर्व सरप्लस का। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट जो है हम इनर कॉलम में लिखते हैं। अभी अभी हम लोग का कैलकुलेट होके आया 12,025, ये वाला 12,025, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग
पीएल, ठीक है। तो हम लोग के पास टोटल, एक काम करते हैं, इसको ना इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग प्रॉफिट के साथ करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो ये देखने में ज्यादा ठीक लगेगा। ओपनिंग पीएल है 6220, ऐड कर देंगे करंट ईयर पीएल 12,250, तो टोटल हो गया 18,470। ठीक किया मैंने, 527, 12,025 था ना, 025 है। 18,245। हाँ, 18,245। 18,245, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब जो भी डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, एप्रोप्रिएशन। तो यहां से डिविडेंड दे देंगे, डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, डिविडेंड है 5% पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल था 2 लाख, कितना था, 2,45,000 आया था। एक बार देख लेते, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख रखा है 2,45,000 आया था। तो 2,45,000 के ऊपर जितना, क्योंकि डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर होता है, तो 2,45,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड है 5%। कितना हो रहा है देखो, 5% करने पे जितना डिविडेंड होगा उतना पे करना पड़ेगा। 12,250। 12,250। और एक हम लोग को बोला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करने के लिए, तो वो भी कर देते हैं। तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये यहाँ पर बोल रखा था, ये देखो 4,000, तो 4,000 ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, तो बचा कितना, ओवरऑल कितना बच रहा है, 18,000, 12,250, 8,250। 1995 नहीं बच रहा है, 18,245 माइनस 12,250, 16,250, 18,245, 1995। हाँ 1995 होना चाहिए, 1995, ठीक है। ये चीज अगर हम लोग चाहे तो ये पीएल में भी दिखा सकते हैं, ये यहाँ से पूरा ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब रिजर्व सरप्लस में हम लोगों ने दिखा दिया, तो रिजर्व सरप्लस का जो हेड होता है उसमें पीएल का वैल्यू हो गया 1995, ठीक है। रिजर्व का वैल्यू हो गया 1995, और इसके अलावा और क्या क्या जाएगा देखो। तो रिजर्व सरप्लस में रिजर्व का वैल्यू हो गया 1995, यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में पीएल, ठीक है, पीएल का वैल्यू ये 1995 जो है ना, इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 1995, ठीक है। और क्या आया, और आ जाएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 4,000। अब ये दो बार क्यों आ रहा है, एक बार तो हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो प्रॉफिट को कम करके दिखा रहे हैं, और जनरल रिजर्व एक अलग हेड हो रहा है, मतलब 4,000 प्रॉफिट से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, तो ये 4,000 हो जाएगा, ठीक है। और क्या था, और कुछ था, एक रिजर्व, ये देखो ओपनिंग रिजर्व 25,000, सिर्फ रिजर्व बोल के एक 25,000 था, तो ये भी आ जाएगा 25,000। तो ये टोटल जो है ये हम लोग के रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, तो 25,000, 4,000 और 1995, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 29, मतलब 30,995, ठीक है। ये वाला हम लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देते हैं क्या क्या आया। रिजर्व सरप्लस में पीएल आया, पीएल को सारा एडजस्ट करने के बाद 1995 आया, जनरल रिजर्व में 4,000 और 25,000 का एक रिजर्व बोला हुआ था, तो 30,995। ये हो गया पॉइंट 2 कंप्लीटेड है, ये सब कंप्लीटेड है। अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डिविडेंड चला जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड कितना आया था, प्रोपोज डिविडेंड अभी हम लोगों ने देखा 12250, ठीक है, हर एक चीज तो दो जगह पे जाना चाहिए ना, तो 12250 प्रोपोज डिविडेंड 2250। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी में ये 1,200 आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस और रेंट, ये तीन चीज आ गया, और एक कुछ आने वाला है, दैट इज, और एक कुछ आएगा, और कुछ एक बच तो गया है, क्या बच गया है,
वो जो कमीशन था ना सेल्समैन का, वो भी तो पेड नहीं है, पेड होता तो वो दिखता ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, ये वाला 4250, तो ये भी चला जाएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में, ठीक है, 4250। अब इसका ऐड करके और टोटल पूरा करके देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन सेल्समैन, सेल्स 11,250। 11,250 करेक्ट। अब ये ऐड करने से आ जाना चाहिए 350,395 जो यहाँ पर आया हुआ है, 350,395, चेक कर लो, 350,395। 350,395। हाँ मैम वही है। आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन सा बाकी है, ऐसे दो किया हुआ है, ये वाला फोर्थ नंबर ओमेगा लिमिटेड, देखो, लैंड एट कॉस्ट, प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज 31 मार्च 2018 का बोल रखा है। यहाँ पर ये स्पेशल हो रहा है, देखो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब सारा चीज परचेज वगैरह एडजस्ट करके दिया हुआ है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ रहता है, नॉर्मली तो ओपनिंग रहता है, कैसे पता चला, क्वेश्चन 31 मार्च 2018 का वही दे रखा है, बैंक एडजस्टेड परचेज, ये देखो इसीलिए एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल वाले, इंडिविजुअल जो प्रोपराइटर का हम लोग कंपनी अकाउंट सॉरी फाइनल अकाउंट्स करते हैं तब भी ये ऐसा ही होता है सेम। एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% डिवेंचर, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल्स, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सस्पेंस, मतलब इन लोगों ने कुछ तो प्रॉब्लम किया है इसलिए सस्पेंस दिख रहा है इनके ट्रायल बैलेंस में, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले जो भी जर्नल पीएल जो भी ट्रायल बैलेंस वगैरह बना है तो कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है, जर्नल लेजर जो बना है, इसलिए सस्पेंस में 4 रुपया दिख रहा है। सस्पेंस अकाउंट 4,000, अच्छा मतलब 1,000 में है इसलिए 4,000। रिप्रेजेंट कैश रिसिप्ट फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1/4/2017 द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी was 10,000 and the accumulated depreciation thereon being 8,000. Depreciation is to be provided on plant and machinery 10%. फाइनल डिविडेंड बोला है ओवर इंटरिम डिविडेंड, कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड 3,60,000 ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर एक एक पॉइंट पढ़ के कर लेंगे। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। इसका नोट्स नंबर 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट 2 में नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिट साइड फटाफट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी डेबिट हाँ दे रखा है क्रेडिट। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा, 10% डिवेंचर है, ठीक है, 10% डिवेंचर, ये प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व नहीं, ये सब कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3। और तो कुछ नहीं है तो सीधा करेंट लाइबिलिटी लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल तो आएगा ही,
4th नंबर, और बाकी देख लेते क्या आ रहा है। करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर, जनरल रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस, पीएल रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में जाएगा, सेल्स पीएल का आइटम है, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो तो डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर किसी तरह का अदर करेंट लाइबिलिटी वो देखना पड़ेगा, डिविडेंड वगैरह बोल रखा है, ठीक है, तो अदर करेंट लाइबिलिटी एक लिख लेते हैं यहाँ पर। अदर करेंट लाइबिलिटी, टैक्स, डिविडेंड, ये सब आ जाएगा। ये हो गया 5th नंबर। अच्छा, यहाँ पर एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल, ये 6th नंबर हो जाएगा, टेंजिबल। इंटेंजिबल कुछ तो मुझे नहीं दिखा एसेट साइड में, प्लांट, लैंड, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नहीं, नहीं कुछ इंटेंजिबल तो नहीं है बस। तो फिर यही होगा पॉइंट बी। नहीं, पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा करेंट एसेट, तो करेंट एसेट, करेंट एसेट में आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, 7 नंबर, इन्वेंट्रीज, ये तो होगा ही होगा, 8 नंबर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या इसके अलावा और कुछ है? चेक करते हैं एक बार। एसेट साइड में देख लेते हैं, इन्वेंट्रीज है, एडजस्टेड परचेज, नहीं, मुझे तो और कोई लाइबिलिटी नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जगह रख देते हैं, उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अमाउंट, नोट, सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, अदर इनकम। अच्छा, वहां पर नोट्स नंबर खत्म हुआ है 9 पे, अगर कुछ आएगा तो, नहीं तो यहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10, 11, टोटल इनकम। अच्छा, एक्सपेंसेस, सी पी सी ई एफ डी ओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization, other expense, total expense, profit before tax, बस अभी इतना ही रखते हैं, देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर शेयर कैपिटल 300 होगा, ठीक है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? पहले लिख देंगे हेडिंग शेयर कैपिटल, फिर लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये नीचे दे रखा है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखेंगे 40,000, इन 1000 है तो हम लोग 400 लिख देंगे, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40,000 शेयर ऑफ 10 इज इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ये बोल के 30,000 एट द रेट ऑफ 10 करके 300 दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट जब बनेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग 300 लिख देंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, इसका एक नोट्स बना लेते, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में बहुत सारा चीज दिया हुआ है। तो नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन में पहले बहुत सारा रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व
यहाँ पर दे रखा है 130, पहले से अवेलेबल है। जनरल रिजर्व पीएल सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है 40 इन 1000 है सारा चीज, ठीक है, ये है 40 सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व 130, जनरल रिजर्व है 130, जनरल रिजर्व 130 हो गया। अच्छा, और क्या है, पीएल है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल जो है 72, ये हम लोग का ओपनिंग पीएल है, तो जब पीएल हम लोग बनाएंगे तब वहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग पीएल बनाएंगे, यहाँ पर पीएल का हेडिंग कर देते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस 72। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया, 10% डिवेंचर लिखना चाहिए 200, 10% डिवेंचर यहाँ पर, 10% डिवेंचर 200। ट्रेड पेबल, अच्छा 10% डिवेंचर। अच्छा, इसके बाद जनरल रिजर्व लिख लिया, पीएल दिखा दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिखा दिया। सेल्स 700, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिखेंगे, सेल्स जो है 700 है, तो यहाँ पर सेल्स, मुझे नहीं लगता है सेल्स में और कोई एडजस्टमेंट था, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख देते हैं 700, मुझे जितना याद आ रहा है नहीं था, ठीक है। सेल्स में 700 चला गया। उसके बाद ट्रेड पेबल 52, ट्रेड पेबल मतलब इधर लाइबिलिटी साइड में, ट्रेड पेबल 52, ट्रेड पेबल हो गया 52। अच्छा, और क्या है, ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है डेप्रिसिएशन में एडजस्ट होगा। और सस्पेंस अकाउंट बोला है, ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट का डिटेल्स भी बोला है कैसे होगा। अच्छा, जो पुट कर सकते हैं वो पुट कर लेते हैं। लैंड एट कॉस्ट बोला है 220। अच्छा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट जहाँ पर लिखेंगे वहाँ, ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये इतना जगह रख देते हैं। यहाँ पर टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, तो लैंड एट कॉस्ट, लैंड एट कॉस्ट कितना है 220, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लैंड के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया था कि रिवैल्यूएशन हुआ है, ये देखो यहाँ पर बोला था, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये वाला देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन करने के लिए बोला गया है, और डेप्रिसिएशन मशीन पे 10% बोला है। कहाँ पर गया रिवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लैंड का वैल्यू 3,60,000 किया है, जो कि 220 था, ठीक है, 220 था, वहां से 3,60,000 किया है, मतलब ये तो 1000 में है, तो 2,20,000 अभी जो हम लोगों ने लिखा उससे 3,60,000 किया गया है, तो ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करने पे अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो बढ़ गया है, तो कितना 360 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करने से 360 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरा इन 1000 कर रहे हैं तो उसको चेंज, क्योंकि अगर हम लोग इसमें 1000 करेंगे हर जगह इंटू 3000, इंटू 1000 यानी 30 ऐड करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग ये 3,60,000 को डिवाइडेड बाई 1000 करके आंसर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 140। तो लैंड का वैल्यू हो गया 360, इसका तो कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं है कि हमें करना पड़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 770 बोला है, प्लांट एंड मशीनरी ये बोल रखा है 770। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट था देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में एक बोल रखा है कि मशीन सेल किया गया था जिसका वैल्यू था 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो मशीन का वैल्यू कम हो जाना चाहिए सेल करने के बाद, तो सेल ऑफ मशीन एट कॉस्ट, ये कॉस्ट ही बता रखा था, ठीक है, कॉस्ट जो बता रखा है उसके हिसाब से 10 रुपए, मतलब इन 1000 के हिसाब से यहाँ पर बोला है द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज 10,000 और डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज हुआ है 8,000, तो ये कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो 770 एट कॉस्ट है, तो हम लोग एट कॉस्ट पे ही कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, तो कॉस्ट बचना चाहिए 760, ठीक है। अब इस पे हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना कितना चार्ज होगा देखो, ये जो बचा हुआ वैल्यू होगा ये होगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल रखा है 8,000, ठीक है, जो एसेट बिक किया है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे होगा, एक तो 760 पे
10% डेप्रिसिएशन जितना आ रहा है, ठीक है। 760 पे 10% 76 आएगा, ये एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब है बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं बिक जाने के बाद, ठीक है। अच्छा, और कितने पे चार्ज होगा, तो 770 पे अगर 10 बिक जाता है, बाकी तो 770 रह जाता है, ठीक है, 760 रह जाता है, उस पे 10% हो गया। अच्छा, और यहाँ पर 8,000 का एक डेप्रिसिएशन बोल रहा है, ये 10,000 वाला जो मशीन यूज हुआ था ना, उस पे 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, ठीक है। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा। 10,000 डेप्रिसिएशन तो अब हम लोग नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि एसेट बिक गया है। और एक प्रोविजन था, ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग तभी बनाते हैं जब हम लोगों का एट कॉस्ट में हम लोग दिखाना चाहते हैं एसेट का वैल्यू, ठीक है। वहां पर क्या होता है, इसका मतलब 770 पे अभी तक 172 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन उसके बीच में 10,000 का एसेट बिका है, मतलब अभी हम 10 रुपीज ही बोल रहे हैं, लेकिन इस पे हम लोग किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल 770 पे 172 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इससे लेस कर देंगे वो वाले मशीन का डेप्रिसिएशन जो बिक गया, यानी कि 8,000। फिर बचे हुए मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 76, 760 का 10% 76। तो ये कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, ये देखो। तो क्या क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इस तरह से प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा। हम लोगों को पता है कि टोटल 770 पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 172। लेकिन 10 वाला जो मशीन बिक गया, उससे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से 8 माइनस कर देंगे, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला जाता है, प्लस 76 ऐड कर देंगे। 76 मतलब बचे हुए मशीन पे 760 पे 10%। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 172 माइनस 8 प्लस 76, ये आ जा रहा है 240, ठीक है। 240 आ जा रहा है, तो एसेट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 025 तो टोटल हो गया 880। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हो जाएगा 880, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हो जाएगा 880, जो कि सिक्स्थ नंबर है, ठीक है। 880 सिक्स्थ नंबर लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं कितना है। रिसीवेबल 96 है, ट्रेड रिसीवेबल है 96। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 86, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, पहले ही मैंने बोल दिया था ये क्लोजिंग स्टॉक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कहाँ पर दिखेगा हमें, बैंक बैलेंस 20, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20, बैंक बैंक बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, ये सबका नोट्स बना सकते हो बाद में, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर सिर्फ टेंजिबल के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 6 नंबर नोट है ये, नोट 6। अच्छा, अब हम लोग का एसेट साइड कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एसेट साइड ऐड कर लो, एसेट एसेट साइड में कितना हो जाएगा, एसेट साइड में 880 प्लस 1082 1082, हाँ यही आंसर है 1082। अब करेंट लाइबिलिटी तभी कर पाएंगे जब ये कंप्लीट होगा। चलो अब ये वाला चेक करते हैं, यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अदर इनकम में देखते हैं क्या लिख सकेंगे। अदर इनकम में कुछ है, क्रेडिट साइड चेक करते हैं। जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेल्स तो लिख दिया मैंने। यहाँ देखते हैं, प्रॉफिट हुआ है, जो मशीन बेचा था ना हम लोगों ने, उस पर प्रॉफिट हुआ है। देखो 10,000 का मशीन, 8,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो बचा कितना, 10,000 का मशीन ही हम बना के दिखा देते, नहीं तो फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। ये हम अदर इनकम का बनाते हैं, अदर इनकम। आई थिंक नोट नंबर 12 आ रहा था। यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 10 है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 8 है, तो बचा हुआ वैल्यू 2। और सेल कितने में हुआ, 4,000 में हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है ना 4, यानी 4 में हुआ है, तो प्रॉफिट 2। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये 11th नंबर था। अच्छा 2, ये 11th नंबर होगा, 11 नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का टोटल हो जाएगा फिर 702 हो गया, टोटल इनकम 702 हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
क्या क्या बचा हुआ है? लैंड एट कॉस्ट, प्लांट मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, बैंक, एडजस्टेड परचेस, ये परचेस में लिखना पड़ेगा। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लिख देंगे एडजस्टेड परचेस, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कुछ है नहीं, ठीक है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में हम लोग लिख देंगे। अब ये कितना नंबर में चला जाएगा? ये 12 नंबर में चला जाएगा, ठीक है। 12 नंबर में 320, ठीक है। 320 एडजस्टेड परचेस का मतलब ही होता है इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया हुआ है, इसी को बोला जाता है एडजस्टेड परचेस। तो ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहा है तो इसका कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक, उसी क्वेश्चन के तरह। एडजस्टेड परचेस मतलब ही ये सब दिया हुआ है। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देख लो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, किसी तरह का डिटेल्स इसका नहीं है, तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो 12 हो गया। अच्छा, ये 13 दे देते हैं। इसका रेट लगेगा, डिवेंचर था ना, तो डिवेंचर 10%, 200 का 10% कितना होता है? 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट 200 का 10%, डिवेंचर इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट इसका नोट बन जाएगा, तो ये 20 रुपीज हो जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन 14 नंबर, डेप्रिसिएशन का भी टोटल नहीं किया, यहाँ कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन कितना? यही वाला ना, 240, बस यही वाला होगा डेप्रिसिएशन 240, सॉरी 240। लेकिन करेंट ईयर का कितना होगा? हाँ, 240 तो हम लोग का टोटल माइनस करने से, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से चलता है एक्यूमुलेटेड। करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? करेंट ईयर 760 एसेट बचा हुआ था, ये देखो, क्योंकि ये तो पहले ही बिक गया था ना। करेंट ईयर का हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, ये देखो, ये 1/4/2017 में बिक गया था, तो ये तो टोटल डेप्रिसिएशन करके एसेट का वैल्यू दिखा रहे, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर डायरेक्टली लेस किया हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड है। तो करेंट ईयर का कितना होगा? 760। करेंट ईयर में जो एसेट बचा हुआ है, तो 760 का 10% यानी 76 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, समझने के लिए 760 का 10%, 76। अच्छा, ये हो जाएगा 76। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है 20, तो ये आउटस्टैंडिंग में नहीं जाएगा, मतलब पेड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पेड किया हुआ है 10%। डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में ये सब चला जाएगा, ये देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन हम और नोट्स नहीं बना रहे, यहाँ पर ही लिख देते हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ठीक है। ये तीन आइटम का एडिशन करेंगे हम लोग, बस अमाउंट देख देख के लिख देते हैं। फैक्ट्री 60 30 30, 60 30 30, तो 30 30 60 120 हो गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंस देखो कितना होगा, 120 और 20, 140, 140 और 320 कितना हो जाएगा? 460, 460 और 76, 460 और 76। 536 अच्छा, 536 और माइनस करो इनकम से, हम तब तक एक बार चेक करते, 536 होगा। 166 हाँ ठीक है, 160। अच्छा, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब कुछ टैक्स वगैरह तो था नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को रिजर्व सरप्लस का बाकी चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ओपनिंग पीएल हम लोग को मिल गया, सॉरी करेंट ईयर पीएल हम लोग को मिल गया। करेंट ईयर का पीएल हो गया 166 ना, हाँ 166। करेंट ईयर का पीएल हो गया 166। अच्छा, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 138। और कुछ डिविडेंड वगैरह था यहाँ पर, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड 10%, इंटरिम डिविडेंड 18,000, तो यहाँ पर दिखा देते हैं, लेस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड यहाँ 138 लिखते हैं, माइनस करने के बाद फाइनल आंसर बाहर लिखेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड कितना बोल रखा है? 18,000 डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड। लेस करेंगे फाइनल डिविडेंड, तो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? 10% बोला है, 10% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, तो 10% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 300, 10% ऑन 300 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है 30। तो ये माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8 8, ये हो गया 8, तो 48, 48 मतलब कितना हो जाएगा?
ये 238 हो रहा है, मैंने गलत लिखा है। 6 हाँ 238। अच्छा ये माइनस करने से हो जाएगा 220, 220 से 30 माइनस कर देते हैं 200 में 190 हो जाएगा, ये 190। और आगे यहाँ पर जितना भी ऐड होने वाला है ये दोनों का एडिशन 07 170 प्लस 190 350 आ रहा है। अच्छा एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आएगा। रिवैल्यूएशन वो तो नहीं लिखा मैंने, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये भी तो 2 बार एडजस्ट होगा ना। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी हम लोगों ने दिखाया कि यहाँ पर लैंड रिवैल्यूएशन होके 140, तो ये भी रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो 140 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 140 130 और 40 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व 140। 310 प्लस 190 500, ये 500 हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड करने के बाद रिजर्व सरप्लस हो गया 500, तो यहाँ पर दिखा देते हैं रिजर्व सरप्लस 500। अब ऐड करके देखना पड़ेगा टैली हो रहा है कि नहीं। 500 प्लस 300 800 200 800 प्लस 200 1000 1000 और 52 1052। और यहाँ पर प्रोविजंस में लिखना पड़ेगा, प्रोविजंस में आ जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी, सॉरी प्रोविजंस नहीं, अदर करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा जो डिविडेंड वगैरह का डिटेल्स है वो आ जाएगा 300 इंटू 10% 30 डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो कितना हो जाएगा 300 500 300 800 200 1000 1000 और ये हो गया 1 मैम टैली होगा। चलिए हो गया 1082 शायद, हाँ 1082, हाँ तब ठीक है 1082 हो गया। तो सारा चीज देखो 2 बार पुट हो चुका है, लेकिन ठीक है ये तो जस्ट डिस्क्लोज करने के लिए होता है, इसका 2 बार एडजस्टमेंट का बात नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन 2 बार दिखाया, एक बार इसका इफेक्ट फिक्स्ड एसेट में गया, एक बार रिजर्व सरप्लस में गया, डिविडेंड का भी इफेक्ट एक बार अदर करेंट लाइबिलिटी में गया और एक बार हम लोगों ने पीएल में दिखाया। और मतलब जो रिजर्व सरप्लस है सस्पेंस अकाउंट तो वो एडजस्ट हो जाएगा, 4000 क्यों बना है वो दिखा दिया। ये हम लोगों ने यूज कर लिया है 10,000 और 8,000 जो है, इसको हम लोगों ने एक बार अदर इनकम में यूज किया और एक बार हम लोगों ने जब एसेट का कैलकुलेशन किया तब, और डिप्रिशिएशन 10% ऑन कॉस्ट इसको भी यूज कर ली। ठीक है तो ये भी कंप्लीट हो गया, बस इसमें एक ही क्वेश्चन और शायद बाकी है। ठीक है तो वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही क्वेश्चन बाकी रह गया है। कौन सा वाला है याद नहीं आ रहा। ठीक है देख देख लोगे एक बार पीडीएफ में कौन सा है तो खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा पीडीएफ आंसर। शेयर कर दिया। अच्छा पीडीएफ शेयर कर दो। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।